नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। आप लोग तो मौर्यों के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन आज हम इस पर चर्चा कर ही लेते हैं। जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी वह भारत की पहली सुदृढ़ और प्रथम विराजमान व्यवस्था थी और प्रमाणिक तौर पे हमारे पास साक्ष्य भी उपलब्ध भी हैं। साथ में आप लोग ये जानते हैं जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चड़ाक का काफ़ी ज़्यादा योगदान था, क्योंकि जब नंद वंश के शासक घनानंद की युद्ध में पराजित कर देते हैं चड़ाक और चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद वह भारतवर्ष में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में भारत के सम्राट बनते हैं। तो उनके सामने कई चुनौतियां होती हैं। पहले कि साम्राज्य को कैसे सुदृढ़ किया जाए और एक व्यवस्थित रूप के एक नए युग की शुरुआत की जाए और भारत को अखंडता प्रदान की जाए। इसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य और चड़ाक एक पॉलिसी बनाते हैं, मंत्रिपरिषद गठन करते हैं। और मंत्रिपरिषद तो गठन करते हैं, लेकिन इसके पहले जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला था केंद्रीय प्रशासन, दूसरा था प्रांतीय प्रशासन और तीसरा था ग्राम प्रशासन। अगर केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो केंद्रीय प्रशासन में जो मेन मुखिया होता था वह सम्राट होता है। सम्राट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उस पर सारे पद निर्भर होते थे। सम्राट की अनुमति के बिना कोई भी कार्य करना मुश्किल होता था। और आप लोग जानते हैं मंत्रिपरिषद सम्राट से अनुमति लेते थे, तब जाके वो काम करते थे। तो आप लोग सोच सकते हैं जो सम्राट होता है, सम्राट को सप्तांग सिद्धांत में प्रथम तथा सर्वोच्च स्थान दिया गया है सम्राट को। फिर सम्राट के बाद जो होते थे मंत्रिपरिषद होता था। मंत्रिपरिषद का कार्य होता था राज्य में नीतियां बनाना, कैसे कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका विशेष तौर पे देखना। फिर साथ में जो मंत्री में जो होते थे पुरोहित का कार्य होता था वह धर्म स्थानीय न्यायालय जैसे उसके कार्य होते थे। और उसका ये काम था कि वह वेदों का जानकार हो और राजा को, सम्राट को समय समय पर दिशा निर्देश देता रहे। यह पुरोहित का कार्य हुआ करता था। फिर उसके बाद जो होता है समाहर्ता क्या था? जो टैक्स वसूल करता था, यानी वह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी कौन कहलाता है? समाहर्ता कहलाता है। आप लोग सोच सकते हैं यह राजस्व करों को संग्रह करता था और आय व्यय का ब्यौरा रखता था और वार्षिक बजट तैयार भी करता था समाहर्ता। फिर इसके बाद होता है सन्निधाता का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष, यानी कोषाध्यक्ष जैसे आप लोग जानते हैं जब समितियां बनती हैं तो उसमें एक कोषाध्यक्ष होता है और वो निर्णय लेता है कि पैसों को कैसे संचालन करना है और कैसे उसको खर्च करना है। तो यह कोषाध्यक्ष के अंतर्गत आता है। तो एक कोषाध्यक्ष भी होता था मौर्य काल में, जिसे हम सन्निधाता के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद होता है सेनापति का काम क्या होता है? यह युद्ध विभाग का मंत्री था। वह सेना का संचालन करता है और दिशा निर्देश देता है। वह सर्वोच्च होता है सेना का। फिर इसके बाद आते हैं युवराज। जो युवराज थे वह राजा के उत्तराधिकारी हुआ करते थे। राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा। फिर इसके बाद आते हैं प्रतिष्ठा। जो प्रतिष्ठा होते हैं, प्रतिष्ठा एक कंटक शोधन न्यायालय, जो प्राचीन शब्द यानी कि फौजदारी न्यायालय जो होती है वह कंटक शोधन न्यायालय के अंतर्गत आती है, जिसे हम प्रतिष्ठा कहते हैं। फिर इसके बाद नायक आता है। नायक का काम होता है सेना का संचालन करना, सेना को कैसे संचालित किया जाता था, ये चीज़ें नायक देखता था। फिर इसके बाद होता है कारमांतिक का जो अर्थ होता है उद्योग धंधों का प्रमुख, जो उद्योगों को दिशा निर्देश दे। तो इसका काम होता था, कारमांतिक का काम होता था। फिर इसके बाद एक पद होता है व्यवहारिक का अर्थ होता है धर्म स्थानीय न्यायालय, यानी कि आप जानते हैं दीवानी न्यायालय। जो दीवानी न्यायालय होते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यवहारिक कहते हैं। फिर होता था मंत्रिपरिषदाध्यक्ष, यानी जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था, ये लोग होते थे। फिर होते हैं दंडपाल का काम होता था कि सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला अधिकारी। फिर अंतपाल होता है जो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक और सीमांत मार्गों का रक्षक होता है, वह कौन कहलाता है? अंतपाल कहलाता है। अंतपाल देखा जाए तो जैसे हमारा जो बीएसएफ है, बीएसएफ और इंडियन आर्मी है वो हमारे बॉर्डर की देख रेख करते हैं, ऐसे ही काम अंतपाल का हुआ करता था। फिर होते हैं दुर्गपाल क्या होता है? साम्राज्य के अंदर की व्यवस्था को संचालित करता था और दुर्गों की रक्षा करता था। फिर होता है नागरक जो होता है
नागरिक नगरों का प्रमुख होता है। जैसे आप लोग सोच सकते हैं नगर निगम हो गए, नगर पालिकाओं के जो अध्यक्ष हो गए, ये लोग भी पहले व्यवस्थित थी। फिर इसके बाद आता है प्रशासता। प्रशासता जो था, प्रशासता में प्रशासनिक विभाग का अधिकारी होता था और आदेशों को वह लिपिबद्ध करता था, प्रशासता। फिर इसके बाद आता है दवारिक। दवारिक का काम होता है कि राजमहल की देख रेख करना और सब कुछ देखना। फिर आता है अंतर्वेशिक। अंतर्वेशिक का काम होता है सम्राट की अंगरक्षा का सेना का प्रधान। और एक होता है आटविक। आटविक जो होता है वन विभाग का प्रमुख होता है। फिर इसके बाद जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जो प्रमुख अध्यक्ष होते हैं, हमने कोषाध्यक्ष के बारे में बता दिया, या मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष होता है। फिर एक होता है पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष का काम होता है वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता है। फिर होता है कूपाध्यक्ष। कूपाध्यक्ष यानी जंगल और वन वस्तुओं की देखभाल करता है। फिर होता है पौतवाध्यक्ष जो कि माप तौल की जानकारी रखता है। फिर होता है शुल्काध्यक्ष जो करों और वसूले के लिए अध्यक्ष होता है। फिर होता है सूत्राध्यक्ष जो वस्त्र उत्पादन के गतिविधियों की जानकारी देता है। फिर होता है आयुधाध्यक्ष जो अस्त्र शस्त्रों के रख रखाव के लिए प्रमुख था। फिर था सीता अध्यक्ष जो रांची कृषि का देखभाल करता था। और एक होता है सुराध्यक्ष। सुराध्यक्ष जो होता था वह आबकारी विभाग का प्रमुख होता था। और फिर होता है सूनाध्यक्ष जिसका काम होता है बूचड़ खाने की देखभाल करना। फिर होता है अकराध्यक्ष जो कि खान विभाग का प्रमुख होता था। फिर होता है विविता अध्यक्ष जो कि चारागाहों का अध्यक्ष था। फिर होता है नवाध्यक्ष जो जहाजरानी विभाग का प्रमुख था। फिर एक होता है गणिका अध्यक्ष जो वेश्याओं की निरीक्षक होता था। फिर संस्थाध्यक्ष जो व्यापारिक मार्गों की देखभाल करता था। और इसके बाद भी होते हैं लवणाध्यक्ष जो कि नमक अधिकारी होता था। फिर होता है मुद्राध्यक्ष जो पासपोर्ट अधिकारी होता था। फिर होता है कोष्ठागाराध्यक्ष जो भंडार गृहों की जानकारी रखता था। फिर स्वर्णाध्यक्ष जो स्वर्ण उत्पादन की जानकारी रखता था। फिर इसके बाद हस्ती अध्यक्ष जो हाथियों की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। फिर देवता अध्यक्ष होते थे जिसमें धार्मिक संस्थानों का अध्यक्ष होता था। फिर लोहा अध्यक्ष होता था जो धातु विभाग का अध्यक्ष होता था। और एक था पतनाध्यक्ष जो बंदरगाहों का प्रमुख हुआ करता था। फिर होता है एक धूताध्यक्ष जो जुए का अधिकारी होता था। फिर होता है माना अध्यक्ष जो दूरी और समय संकेतों से संबंधित होता था। फिर इसके बाद मौर्य युग में प्रांतीय प्रशासन आता है। तो प्रांतीय प्रशासन में क्या होता है कि मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 और अशोक के समय 5 प्रांत विद्यमान थे, जिसमें उत्तरापथ हो गया जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी, सुवर्णगिरी यानी कर्नाटक का एरिया था। और अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। फिर प्राच्य मध्य देश यानी पाटलिपुत्र। फिर कलिंग जो कि तोसाली था। और जो प्रांत होता है, राष्ट्रीय गवर्नर जो प्रांत के जो अधिकारी होते थे वह राजकुमार या राजपुत्र हुआ करते थे, तो वह प्रांतों की देखभाल करते थे। फिर इसमें भी जो चीज़ें आती हैं, इसमें कई चीज़ें व्यवस्थित थी जो कि स्थानीय, द्रोणमुख, खबरटिक, संग्रहण और ग्राम। जो स्थानीय होते हैं वह 800 ग्रामों का प्रमुख होता है। द्रोणमुख 400 ग्रामों का प्रमुख हुआ करते थे। फिर खारवटिक 200 ग्रामों का समूह हुआ करते थे। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। फिर ऐसे करके गोप होते थे जो लेखपाल के रूप में हैं। फिर प्रादेशिक होते थे, फिर युक्त होते थे। फिर इसके बाद आता है ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन जो होता है सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम की उसका जो अधिकारी हुआ करता था ग्रामिक कहलाता था। तो आप लोग सोच सकते हैं जो मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था थी काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित रूप में व्यवस्थित थी। जो वर्तमान में दौर चल रहा है वह सेम टू सेम ऐसे ही था। जो वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं प्रशासनिक व्यवस्था वैसे मौर्य कालीन में पहले से ही था। तो मौर्य कालीन जो व्यवस्था होती है वह भारत की पहले सुदृढ़ और प्रमाणिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो आप लोग सोच सकते हैं मौर्यों की जो स्थिति थी बहुत स्ट्रांग थी। और ये भारत के जो मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य की जो नीतियाँ थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उनका जो शासनकाल का पीरियड होता है 322 से 298 ईसा पूर्व तक होता है। फिर इसके बाद उनके जो पुत्र होते हैं बिंदुसार के समय भी अच्छे दौर चल रहा था। बिंदुसार के समय जो कलिंग था, कलिंग अपनी स्वाधीनता जो स्वतंत्रता होता है वह घोषित कर लेता है और मगध से देखा जाए मगध साम्राज्य से अपनी दूरियां बना लेता है। फिर अशोक कलिंग का युद्ध करता है 261 ईसा पूर्व में। फिर कलिंग अशोक को मिल जाता है।
फिर अशोक जो है 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर जो बैठता है, लेकिन उसका 4 साल का सत्ता संघर्ष होता है। तो अशोक 269 में गद्दी पे बैठता है, फिर उसके सामने कलिंग युद्ध आ जाता है। कलिंग 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ता है, लेकिन फिर वह धम्म विजय घोषित कर देता है। इसका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड कर दीजिएगा। धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।